good morning, students. Today we'll be dealing with service of summons under CPC. Students will be dealing with this provision in order to understand how we can serve the summons to the defendant and to the witnesses. So, while dealing with this provision, we will be coming to know how the service is to be made under normal circumstances, how the service is to be made under special circumstances, and suppose if the defendant resides outside India, then in that case what would be the mode of service? That is what we are going to study today. Now let us see first what do we mean by the term service of summons. According to the principles of natural justice, defendant must be given an opportunity of being heard. जब कभी भी प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करता है, देन इन दैट केस डिफेंडेंट को अपनी बात कोर्ट के सामने रखने का मौका मिलना चाहिए एंड देयरफॉर उसको जिस इंटीमेशन से हम कोर्ट में बुलाते हैं या उसको जो बेसिकली इंफॉर्मेशन देके हम कोर्ट में बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को आपको अपीयर होना है कोर्ट के सामने, ये जो इंटीमेशन होता है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इसे हम समन्स कहते हैं टेक्निकली. So according to the principles of natural justice, defendant must be given an opportunity of being heard and therefore it is necessary that summons need to be issued to him intimating the date. हम क्या कर रहे हैं summons के द्वारा? intimate कर रहे हैं date on which his presence is sought by the court. कौन सी date को defendant को court में appear होना है, इस बात का intimation जिस document के द्वारा हम भेजते हैं उसे हम summons कहते हैं. So that he can refute the allegation. वो कोर्ट में आके क्या करेगा? कोर्ट में आके वो जो भी एलिगेशन प्लेंट में लगाए गए हैं, जो भी क्लेम्स इस प्लेंट में लिखे गए हैं, वो सब क्लेम्स को आंसर करेगा, रिफ्यूट करेगा, डिनाई करेगा. इस चीज के लिए हम कोर्ट में उसको बुलाते हैं. इशू ऑफ समन्स इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट बट इट मस्ट ऑल्सो रीच द डिफेंडेंट. सिंपली कोर्ट से समन्स इशू करा देना ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इट शुड ऑल्सो रीच टू द डिफेंडेंट. बिकॉज समन्स इशू करा दिया बट वो डिफेंडेंट तक पहुंचा ही नहीं, तो हाउ कम डिफेंडेंट आएगा कोर्ट में, अपीयर होगा, कौन सी डेट को अपीयर होगा और कैसे वो रिफ्यूट करेगा एलिगेशंस को. So only issuing the summons is not sufficient, but it should also reach to the defendants who are concerned with that particular suit. Now, when the summons is received by the defendant under and acknowledgement, it is said to have been duly served. जब एक समन्स रिसीव किया जाता है डिपेंडेंट के द्वारा, दैट इज टू से जब कभी भी समन्स हम इशू करेंगे और यदि वो डिपेंडेंट उसको क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है. रिसीव करना मतलब क्या? एक्नॉलेज कर लेना. देन इन दैट केस हम ऐसा मानेंगे कि समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व टू हिम. If we take into consideration the Gitanjali Lifestyle Limited case law, then in that case, in this case, the court held that defendants have to satisfy that a summons was not duly served to him and also the special circumstances for setting aside the ex parte decree passed against him in summary suit. अगर मान लीजिए डिपेंडेंट कोर्ट में आने के बाद में, क्योंकि अभी डिपेंडेंट को हमने समन सर्व किया बट वो समन सर्व नहीं हो सका, अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट कोर्ट में नहीं आया, प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी डिक्री ऑब्टेन कर ली. जब एक्स पार्टी डिक्री ऑब्टेन कर ली एंड व्हेन डिपेंडेंट केम टू न्यू अबाउट दिस, तो डिपेंडेंट जो है वो कोर्ट में आया और उसने बोला कि भाई मुझे तो समन ही सर्व नहीं हुआ. देन इन दैट केस आपने मुझे बिना इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए कैसे आपने उसमें डिक्री पास कर दी. तो ऐसे वक्त में ये जो बर्डन रहेगा प्रूफ करने का कि डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं हुआ, ये डिफेंडेंट के ऊपर होगा और साथ ही साथ डिफेंडेंट जो है उसने कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना है कि आपने जो कोई भी एक्स पार्टी डिक्री अर्लियर मैटर में पास की है मेरे अगेंस्ट में, वो कौन से स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत आप तो सेटिस्फाइड कर दो. अब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे ये जो डिफेंडेंट है, सपोज ही वाज इल, ये नहीं आ सकता था, बीमार था, एंड इफ सपोज दिस कुड बी कंसीडर्ड टू बी अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो है ये कोर्ट को बता के, कोर्ट को सेटिस्फाई करके वो एक्स पार्टी डिक्री जो उसके अगेंस्ट में पास हुई है उसको सेटिस्फाइड करवा सकता है. लेकिन ये दोनों भी चीजों के लिए, कहने का मतलब है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत एक्स पार्टी डिक्री सेटिस्फाइड कराना और दूसरी बात की डिफेंडेंट का ये कहना कि उसको समन सर्व नहीं हुए हैं, इस बात को साबित करना, ये दोनों भी जिम्मेदारियां जो है वो डिफेंडेंट की ही रहेगी. Now, person on whom the summons shall be served.
कौन कौन से लोगों के ऊपर हम समन्स सर्व करते हैं, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 10 to 15। नाउ सबसे पहले तो डिपेंडेंट को हम सर्विस करते हैं समन्स की। जब हम डिपेंडेंट को सर्विस समन्स कर रहे हैं, देन इन दैट केस हम डिलीवरी दे के कॉपी ऑफ द समन्स, उसको रूल 2 के तहत हम सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ईच डिपेंडेंट इफ देयर आर सेवरल डिपेंडेंट, अगर हमारे मैटर में एक से ज्यादा डिपेंडेंट है, देन इन दैट केस हर एक डिपेंडेंट को हम क्या कर सकते हैं, सर्विस ऑफ समन्स हमको देना जरूरी है। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 11। When we talk about rule 12, what has been provided under rule 12 कि डिपेंडेंट का यदि एजेंट एम्पावर्ड है, डिपेंडेंट नहीं है बट डिपेंडेंट का कोई एजेंट है जो एम्पावर्ड है सर्विस एक्सेप्ट करने के लिए ऑफ द समन्स, then in that case it is to be made either the defendant in person or to his agent who is empowered to accept the service of the summons. So this has been provided under rule 12. Now next is the defendant का यदि कोई मैनेजर है, if the suit relate to the business or a work of the defendant, अगर हमने जो बेसिकली सूट को आंसर करना है, हम डिपेंडेंट है, यदि हमें कोई सूट को आंसर करना है, देन इन दैट केस हमारी तरफ से देखा जाए तो जो मैनेजर रहेगा ही विल बी अंडर एन अथॉरिटी टू एक्सेप्ट द समन्स ऑन आवर बिहाफ। तो यदि मान लीजिए प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहा है और ये सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है यदि बिजनेस से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, किसके बिजनेस या किसके वर्क से रिलेटेड है, डिपेंडेंट के बिजनेस या डिपेंडेंट के वर्क से रिलेटेड है, एंड ऐसे में यदि डिपेंडेंट इंडिया में नहीं रहता है या फिर वो उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में मैटर जो है वो फाइल किया गया है, देन इन दैट केस जो भी कोर्ट समन्स इशू कर रहा है वो कोर्ट उस मैनेजर को या उस एजेंट को पर्सनली जो कि इस बिजनेस को डिपेंडेंट के देख रहा है या वर्क को देख रहा है, उस पर्टिकुलर मैनेजर के भी थ्रू डिपेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स कर सकता है। If any agent of the defendant is there, then in that case ये बोलता है अगर सूट जो है वो related to immovable property है and service could not be made on the defendant in person, अगर जो plaintiff ने सूट फाइल किया है if it relates to the immovable property and service cannot be made on the defendant in person, in person हम defendant को मानो service of summons नहीं कर सकते, then in that case and there is no agent empowered to accept the service, और डिपेंडेंट के द्वारा उसका कोई अपॉइंटेड एजेंट भी नहीं है जो डिपेंडेंट की तरफ से सर्विस ऑफ समन्स को एक्सेप्ट करे। तो ऐसे में जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन वहां पे एजेंसी में है, डिपेंडेंट के एजेंसी में है मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ में जो कि डिपेंडेंट के इन एसोसिएशन है उस पर्सन के पास में है जो उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी का इनफैक्ट इंचार्ज है, वो पर्टिकुलर पर्सन के भी नाम पे या उस पर्टिकुलर पर्सन के भी थ्रू हम डिपेंडेंट के नाम पे सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 13। नेक्स्ट इज अगर कोई और एडल्ट मेंबर है डिपेंडेंट की फैमिली में, हम जाते हैं डिपेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स करने के लिए बट वी कैन नॉट फाइंड द डिपेंडेंट बिकॉज डिपेंडेंट जो है वो सुबह निकल जाता है और देर रात को आता है, देन इन दैट केस जो कोई भी एडल्ट मेंबर होगा डिपेंडेंट की फैमिली में उसके भी थ्रू हम सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। इफ एट द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ समन द डिपेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेसिडेंस and is not likely to be available within a reasonable time and there is no agent empowered to accept the summons, then in that case service may be made on any of the adult member of the family who is residing with him. तो अकॉर्डिंगली इसके नाम पे हम क्या कर सकते हैं, इन सब लोगों के नाम पे हम डिपेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। नाउ सर्विस ऑफ समन्स बाय कोर्ट कब होता है, रूल 9 जो है स्पेसिफिकली वो बताता है कि इवन कोर्ट भी जो है वो सर्विस ऑफ समन्स करता है। अगर डिपेंडेंट जो है रिसाइड्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ही जुरिस्डिक्शन के अंदर डिपेंडेंट रहता है तो हम कोर्ट के ऑफिसर जिसे हम बेलिफ कहते हैं, दूसरा कुरियर सर्विस जो अप्रूव्ड है कोर्ट के द्वारा, थर्ड रजिस्टर्ड पोस्ट, देन फैक्स, देन ईमेल या फिर एनी अदर परमिसिबल मींस के द्वारा हम सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसमें ये बताया गया है कि बाय कुरियर सर्विस, एक तो जो अप्रूव्ड कुरियर सर्विस है और दूसरा जो अप्रूव्ड नहीं है बट इट इज अ कुरियर सर्विस, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम सर्विस ऑफ समन्स करते हैं तो व्हाटएवर द एक्सपेंसेस व्हिच इज इनक्योर्ड इन डूइंग द सर्विस,
ऑफ समन्स विच शैल बी बोर्न बाय द प्लेंटिफ। वो सारा खर्चा जो है वो प्लेंटिफ को ही उठाना पड़ेगा। Now, if the defendant's agent resides within the jurisdiction of the court, अगर मानो डिपेंडेंट नहीं रहता है लेकिन डिपेंडेंट का एजेंट रहता है, then in that case उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सर्विस ऑफ समन्स कुरियर सर्विस के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट के द्वारा, बाय कुरियर सर्विस के द्वारा, बाय फैक्स के द्वारा, बाय ईमेल के द्वारा या एनी अदर परमिसिबल मीन्स के द्वारा सर्विस ऑफ समन्स डिपेंडेंट के लिए कर सकते हैं। ये सबका एक्सपेंसेस भी प्लेंटिफ को ही उठाना पड़ता है। अगर मानो डिपेंडेंट जो है वो रिसाइड्स आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर डिपेंडेंट रिसाइड करता है आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जहां पे सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, सूट कहाँ इंस्टीट्यूट किया गया है, सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया है बेसिकली वहां पे जहां पे कि डिपेंडेंट जो है वो हमारे पास में अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी। इफ द डिपेंडेंट रिसाइड्स आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, कहने का मतलब है सूट किसी एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया है और डिफेंडेंट उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में नहीं रहता है, देन इन दैट केस डिफेंडेंट जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में रहता है उस कोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं समन्स की। The summons shall be served through a proper officer of the court within whose jurisdiction the defendant is residing. Next is when summons are said to be duly served on the defendant. कब हम कहेंगे कि समन्स जो है वो ड्यूली सर्व्ड हो गया है डिफेंडेंट के ऊपर, तो जब डिफेंडेंट उसको एक्नॉलेज कर ले और साइन कर दे रिसिप्ट में, या फिर उसका एजेंट जो है वो एक्नॉलेज कर दे कि ये समन्स मिल गया है, देन इन दैट केस हम बोलेंगे कि समन्स जो है वो ड्यूली सर्व्ड ऑन डिफेंडेंट है। नेक्स्ट इज अगर मान लीजिए पोस्टल आर्टिकल से सेंड किया गया है, हाँ, देन इन दैट केस उस पर एंडोर्समेंट होना चाहिए ऑफ द पोस्टल एम्प्लॉई या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन कुरियर सर्विस का, सेइंग दैट कि डिपेंडेंट को या उसके एजेंट को दिया गया है या फिर उन्होंने इसको लेने से रिफ्यूज कर दिया है। अगर ऐसा आ जाता है कि उन्होंने इसको लेने से रिफ्यूज कर दिया है तो भी ऐसा माना जाएगा कि डिपेंडेंट जो है उसको सर्विस ऑफ समन्स हमने सर्व्ड कर दिया है। If the summons was sent by the registered post acknowledgement due on a proper address, but it has been lost or has been not received by the court within 30 days from the date of the issue of summons. अगर समन्स हमने रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एक्नॉलेजमेंट ड्यू लगा के भेजा है, प्रॉपर एड्रेस पे भेजा है, बट वहां से जो आने वाली रिपोर्ट है कि डिपेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स हो गया या नहीं हो गया, ये रिपोर्ट कौन देगा, जो पोस्ट ऑफिस है वो देगा। बट यदि पोस्ट ऑफिस जो है उसका एक्नॉलेजमेंट हमको वापस नहीं आया है और 30 दिन गुजर गए हैं इस बात को फ्रॉम द इशू ऑफ द डेट ऑफ द समन्स, देन इन दैट केस कोर्ट एज अ प्रिज्यूम कर लेगा कि डिपेंडेंट को समन्स सर्व हो गया है। नेक्स्ट इज समन्स गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर दिस सर्विस, जिसे हम हमदस्त कहते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम बाय पोस्ट भेज रहे हैं, डिपेंडेंट को पर्सनली दे रहे हैं, कुरियर से भेज रहे हैं, मेल से भेज रहे हैं, ईमेल से भेज रहे हैं। देन इसके अलावा एक्चुअली देखा जाए तो प्लेंटिफ भी सर्विस ऑफ समन्स खुद होके कर सकता है डिपेंडेंट के ऊपर। ये जो बेसिकली तरीका होता है इसे हम हमदस्त कहते हैं। ऑनर इसके लिए प्लेंटिफ को एप्लीकेशन करना होता है कोर्ट को, और कोर्ट को ये बोलना पड़ता है कि माय लॉर्ड आप मुझे दे दीजिए समन्स, मैं सर्विस कर देता हूँ डिपेंडेंट को। ऐसे में कोर्ट जो है वो समन्स इशू करेगा फॉर अपीयरेंस ऑफ द डिपेंडेंट, एंड अपीयरेंस ऑफ द डिपेंडेंट का समन्स बना के प्लेंटिफ को दे देगा, उसे हम हमदस्त कहते हैं। ये एक तरीके का एडिशनल सर्विस होता है ऑफ द समन्स बाय द कोर्ट। हमदस्त जो है वो अलाउड होता है इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन्स बाय द कोर्ट, यानी सबसे पहले तो कोर्ट ही सर्विस ऑफ समन्स करेगा और उसमें फिर प्लेंटिफ जो है वो खुद मांग सकता है हमदस्त। अगर प्लेंटिफ ने खुद भी हमदस्त मान लीजिए पहले मांग लिया, उसके बाद में भी कोर्ट जो है अपनी तरफ से सर्विस ऑफ समन्स करेगा। Hamdast shall be personally served by the plaintiff on the defendant and shall obtain the signature on the acknowledgement. जब कभी भी प्लेंटिफ खुद हमदस्त लेके जाता है डिफेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स करने के लिए, ऐसे में प्लेंटिफ ने पर्सनली एक्चुअली जाना चाहिए और डिफेंडेंट को समन्स देके उससे सिग्नेचर ऑन एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करना चाहिए। बट अगर मान लीजिए डिफेंडेंट जो है उसको रिफ्यूज कर देता है साइन करने से या रिसीव करने से, then or for any other reason cannot be served personally, then in that case कोर्ट जो है फिर से रीइशू कर सकता है सर्विस ऑफ समन्स
और कोर्ट जब फिर से री इशू करेगा सर्विस, देन इन दैट केस कोर्ट अब इस बात खुद होके सर्व करेगा अपने ऑफिसर के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट एंड एंडोर्समेंट कैसा होता है। जो भी एक्नॉलेजमेंट एंड एंडोर्समेंट होगा जो डिपेंडेंट बेसिकली हमको साइन करके देगा, उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि कब, टाइम व्हेन द समन्स वाज सर्व्ड ऑन द डिपेंडेंट, कौन से समय में हमने डिपेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स किया, कौन से मैनर में किया, कौन से पर्सन ने आइडेंटिफाई किया कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिपेंडेंट है, ये जो पर्सन है आइडेंटिफाई करने वाला उसका नाम और एड्रेस उसमें हम मेंशन करेंगे। इसके अलावा किस पर्सन की प्रेजेंस में हमने सर्विस ऑफ समन्स किया, ये वहां पे वो पर्सन जिसकी प्रेजेंस में हमने सर्विस ऑफ समन्स किया उसका भी नाम और एड्रेस जो है वो मेंशन किया जाएगा। ये तो हो गया अभी तक पर्सनल सर्विसेज। इसके अलावा अनदर मोड इज द सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो है इसे हम ऑल्टरनेटिव मोड भी कहते हैं या सर्विस बाय ऑल्टरनेटिव मोड भी कहते हैं। ये सर्विस बाय ऑल्टरनेटिव मोड केवल तब एप्लीकेबल है जब हम ऑर्डिनरी वे से या ऑर्डिनरी मोड से सर्विस ऑफ समन्स नहीं कर पाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्विस बाय ऑल्टरनेटिव मोड। दिस ऑल्टरनेटिव मोड कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द ऑर्डिनरी मोड फेल्स टू इफेक्ट द सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिपेंडेंट। ये एक तरीके का रेगुलर मोड नहीं है, बट इसे हम एज अ लास्ट ऑप्शन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कंडीशंस कौन कौन सी नेसेसरी है for substituted service? There are certain conditions which are compulsory. If these conditions are there, then only ये 4 conditions हैं, ये 4 conditions अगर हैं तो ही जाके substituted service जो है permissible है, otherwise नहीं। अब कौन कौन सी 4 conditions हैं? सबसे पहले ये जो 3 conditions का एक ग्रुप है and the fourth condition is the second group। जो first 3 conditions हैं जो एक ग्रुप में आती है, let us see what are those। Where the defendant or his agent refuses to accept the service of the summons and does not sign the acknowledgement. Second, when at the time of the service of summons the defendant is absent from his residence. Third, if the defendant has no agent empowered to accept the service of the summons on his behalf. Now let us see ये तीनों ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है। तो तीनों ग्रुप में पहला जो है दैट इज रूल 17 जो ये बोलता है कि where the defendant or his agent refuse to accept the service of summons and does not sign the acknowledgement, or when at the time of service of summons the defendant is absent from his residence. And third, if the defendant has no agent empowered to accept the service of summons on his behalf, then in that case this would be the procedure which the court would opt for. Now what is this procedure which the court would opt for is the serving officer जो है वो क्या करेगा, समन्स की कॉपी को डिफेंडेंट के घर के बाहरी दरवाजे पर साथ ही साथ कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस में अफिक्स कर देगा जहां पे डिपेंडेंट ऑर्डिनली रिसाइड करता है या फिर अपना बिजनेस कैरी करता है या फिर पर्सनली वर्क पर गेन करता है। ये तीनों जगहों पर वो क्या कर देगा, जो आउटर डोर रहेगा वहां पे समन फिक्स कर देगा। आफ्टर अफिक्सिंग शेल रिटर्न द ओरिजिनल समन्स टू द इशूइंग कोर्ट विद अ रिपोर्ट स्टेटिंग दैट। एक बार चिपका देने के बाद में आउटर डोर पे ओरिजिनल कॉपी जो है समन्स की वो सेंड कर देगा उस कोर्ट को जिसने इशू किया था समन्स डिपेंडेंट के अगेंस्ट में, उसको वो क्या करेगा, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द समन्स सेंड कर देगा। साथ में सेंड करते वक्त में रिपोर्ट भी लिख के देगा। अब जो वो रिपोर्ट लिखेगा उसमें क्या क्या चीजें होगी, उसमें वो ये मेंशन करेगा कि मैंने इसको आउटर डोर पे अफिक्स कर दिया इसकी कॉपी, कौन से सर्कमस्टेंसेस में किया, कौन से पर्सन ने आइडेंटिफाई किया कि ये डिपेंडेंट का घर है या इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है या इसका प्लेस ऑफ पर्सनली वर्क फॉर गेन है, साथ ही साथ कौन से पर्सन की प्रेजेंस में मैंने इस समन्स को अफिक्स किया। ये जो बेसिकली तरीका होता है इसे हम चास्पा सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं, चास्पा। चास्पा का मतलब क्या होता है, टू स्टिक और टू पेस्ट और टू अफिक्स। Now let us see if the defendant is deliberately avoiding the service of summons. अगर डिफेंडेंट जो है वो deliberately जानबूझ के यदि सर्विस ऑफ समन्स को अवॉइड करता है, then in that case हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के द्वारा रूल 20 के तहत सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। By affixing a copy of the summons in some conspicuous place in the court house, हम कोर्ट हाउस में भी समन्स की कॉपी लगा सकते हैं उसके नाम पे। अब कोर्ट हाउस में एक्चुअली उसके नाम पे समन्स की कॉपी लगाने का पर्पस क्या है, वो ऐसा पर्पस है कि वहां पे बहुत से लोग आना जाना करते हैं,
हो सकता है कि उनमें से कोई उसके पहचान का निकले और वो उसको इंटीमेट कर दे कि भाई आपके नाम पे सूट फाइल किया गया है। नेक्स्ट इज affixing a copy of the summons in some conspicuous part of the house in which the defendant last resided or carried on a business or personally worked for gain। ऐसा हो सकता है कि हमको फिलहाल वो कहाँ रहता है, फिलहाल उसका बिजनेस कहाँ है, फिलहाल वो कहाँ पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है नहीं पता हो, लेकिन हमको ये जरूर पता हो सकता है कि 3 साल पहले वो कहाँ रहता था, 3 साल पहले उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ था और 3 साल पहले वो कहाँ पर्सनली वर्क पर गेन करता था, तो हम वहां पे भी क्या कर सकते हैं, समन्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट इन डेली न्यूज़पेपर हैविंग सर्कुलेशन इन द लोकेलिटी इन विच द डिपेंडेंट इज लास्ट नोन टू हैव एक्चुअली और वॉलंटरली रिसाइडेड, कैरिड ऑन अ बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। तो साथ ही साथ हम डेली न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। अब डेली न्यूज़पेपर में हैविंग अ सर्कुलेशन इन दी लोकेलिटी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको पता है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या हितवाद इनका सर्कुलेशन ज्यादा है, लेकिन यदि ये पेपर्स उस डिपेंडेंट के एरिया में आते ही नहीं हो तो ऐसे में टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हितवाद में एडवर्टीजमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं हो गया। हमको वो न्यूज़पेपर देखना है जो लोकल न्यूज़पेपर है वहां पे और डेली सर्कुलेशन में है उस लोकेलिटी में, कौन सी लोकेलिटी में, जहां डिपेंडेंट रहता है। देन इन दैट केस, या फिर जहां पे वो बिजनेस कैरी ऑन करता है या फिर जहां पे वो अपना वर्क फॉर गेन करता है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, जो आने वाला न्यूज़पेपर है उस लोकेलिटी में उसमें भी एडवर्टीजमेंट हम पब्लिश कर सकते हैं। देन सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिपेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट, अगर मान लीजिए वो किसी दूसरे स्टेट में रहता है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो सेक्शन 28 में दिया गया है। नाउ ऐसे में हम सेंड कर सकते हैं सर्विस ऑफ समन्स टू द कोर्ट, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो रहता है उस कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, सर्विस ऑफ, उस कोर्ट के थ्रू हम सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग द समन्स द कोर्ट टू विच द समन्स इज सेंट विल रिटर्न द समन्स आफ्टर सर्विस टू द इशूइंग कोर्ट along with the record of the proceeding of serving the summons if any. On such a return, the reasonable presumption arises that the serving court has correctly served the summons। जो भी हमने दूसरे कोर्ट में जिसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में डिपेंडेंट रहता है वहां पे हमने समन्स भेजा है सर्विस के लिए, वो कोर्ट जो है सर्विस ऑफ समन्स करने के बाद में जो भी कोर्ट ने इशू किया था, अर्लियर कोर्ट ने समन्स, उसको कॉपी भेजेगा और साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स भी भेजेगा जिसमें वो लिखेगा कि उसने सर्विस किया नहीं किया, डिपेंडेंट मिला नहीं मिला, और जब वो रिकॉर्ड भेजता है तो उससे हम ऐसा रीजनेबली प्रिज्यूम करेंगे कि जो सर्विंग कोर्ट है उसने करेक्टली समन्स सर्व कर दिया है। अगर मान लीजिए लैंग्वेज ऑफ समन्स जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि एक स्टेट में मान लीजिए यहाँ से मराठी में भेजा और हम डिफेंडेंट पंजाब में रहता है, देन इन दैट केस कैसे वहां पे सर्विस ऑफ समन्स, लैंग्वेज डिफरेंस हो गया तो कैसे पता चलेगा। तो इफ द लैंग्वेज ऑफ समन्स इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, अ ट्रांसलेशन ऑफ रिकॉर्ड इन हिंदी और इंग्लिश शैल आल्सो बी सेंट बाय द सर्विंग कोर्ट। ऐसे में वहां पे सर्विस ऑफ समन्स भेजना और वहां से भी वहां जो रिकॉर्ड आना है वापस, वो किसके साथ आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आएगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्या है, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 28, जो हम सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कर रहे हैं ऐसे पर्सन को जो कि आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ वन स्टेट रहता है, देन इन दैट केस व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस सेक्शन 28? It is the object is to resolve the difficulty if dependent resides in the another state by providing that summons may be sent for service in another state to such court and that such court shall return the summons to the issuing court together with the record of its proceeding। और ऐसा होने से हम मान के चलेंगे कि हमने सर्विस ऑफ समन डिपेंडेंट को कर दिया। नेक्स्ट इज टू रिजॉल्व द डिफिकल्टी ऑफ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इशूइंग समन्स एंड दैट एंड द कोर्ट सर्विंग द समन्स। हम जो डिफिकल्टी है लैंग्वेज को लेके वो भी खत्म कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसलेशन साथ में दे रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट इज सर्विस इन द स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में सर्विस कैसे की जाती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। यहाँ पे हमने रूल स्पेसिफाई किए हैं और कौन कौन से स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं और ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किसके थ्रू हम सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। नाउ लेट अस सी रूल 21 क्या बोलता है। रूल 21 ये बोलता है अगर डिपेंडेंट रिसाइड कर रहा है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, देन इन दैट केस जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में डिपेंडेंट रहता है उस पर्सन के थ्रू
कोर्ट ऑफिसर के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू हम सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। रूल 22 कहता है कि अगर समन्स इज टू बी सर्व्ड विद इन प्रेसिडेंसी टाउन, मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे, ये प्रेसिडेंसी टाउन थे, देन इन दैट केस अगर उनके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में डिफेंडेंट रहता है तो हम सर्विस ऑफ समन्स कैसे करेंगे? तो ये जो टेरिटोरियल कोर्ट हैं, ये जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं, यहाँ पे स्मॉल कॉजेस कोर्ट होते हैं, स्मॉल कॉजेस कोर्ट के थ्रू सर्विस ऑफ समन्स किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल 23 क्या बोलता है कि जिस भी कोर्ट में हमने समन्स भेजा है सर्विस के लिए, वो कोर्ट की क्या ड्यूटी रहेगी? तो एज इफ द समन्स हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट इटसेल्फ, वो कोर्ट की ड्यूटी ऐसी रहेगी कि उसने बिल्कुल वैसे ही मैनर में सर्विस ऑफ समन्स करना है जैसा मानो वो खुद ही इशू कर रहा है समन्स, but after serving the summons would return the summons to the court issuing it with a record of the proceeding। बट क्योंकि वो एक्चुअली देखा जाए तो खुद ओरिजिनल कोर्ट है क्या जो सर्विस ऑफ समन्स करने के लिए लायबल है? नहीं, उसको तो ट्रांसफर करके दिया गया है कि भाई आप ये सर्विस ऑफ समन्स कर दीजिए क्योंकि आपके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में डिपेंडेंट रहता है। तो ये जो सर्विंग बेसिकली कोर्ट है, इसने क्या करना है? सर्विस ऑफ समन्स करके रिकॉर्ड प्रिपेयर करके सर्विस ओरिजिनल समन्स अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड, ये दोनों चीजें जो कोर्ट अर्लियर है जिसने सर्विस ऑफ समन्स इशू किया था उसके पास में रिटर्न भेजना चाहिए। नेक्स्ट इज रूल 24 क्या बोलता है? अगर डिपेंडेंट मानो प्रिजन में है, जेल में है, तो उसको हम सर्विस ऑफ समन्स कैसे करेंगे? तो सर्विस ऑफ समन्स जो है उसको हम या तो खुद होके डिलीवर करेंगे या फिर बाय पोस्ट करेंगे या फिर जो भी ऑफिसर इंचार्ज है प्रिजन का उसके थ्रू हम सर्विस ऑफ समन्स करेंगे। नेक्स्ट रूल 25 क्या बोलता है? अगर डिफेंडेंट जो है वो रिसाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया और इंडिया में उसका कोई एजेंट नहीं है, तो उसको हम बाय पोस्ट भेजेंगे, फैक्स भेजेंगे या फिर बाय मेल भेजेंगे। अगर मान लीजिए वो आउटसाइड इंडिया एंड रिसाइड इन फॉरेन टेरिटरी में वो रहता है, देन इन दैट केस और हमारे पास में उसका कोई एड्रेस नहीं है, तो हम पॉलिटिकल एजेंट जो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू भी हम सर्विस ऑफ समन्स सेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास में एड्रेस है तो हम बाय पोस्ट करेंगे, अगर हमारे पास में एड्रेस नहीं है तो हम बाय पोस्ट भी पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू जो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू भी सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर वी टेक इनटू कंसिडरेशन रूल 26A, देन इन दैट केस इट सेज दैट अगर समन्स टू बी सेंट टू द ऑफिसर टू द फॉरेन कंट्री, हमको सर्विस ऑफ समन्स किसी फॉरेन कंट्री के ऑफिसर के थ्रू भी करना पड़ सकता है। ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, बट ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में व्हाट वुड बी द थिंग? जो स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट फॉरेन टेरिटरी return sent by the officer with an endorsement that the summons has been served on the defendant shall be an evidence of the service। तो जैसे किसी भी ऑफिसर के द्वारा जो फॉरेन कंट्री का है उसके थ्रू हम सर्विस ऑफ समन्स करते हैं, तो ये ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि उसने रिटर्न करना है हमको सर्विस ऑफ समन्स में एंडोर्समेंट लगा के ये साबित करते हुए कि उसने डिपेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स कर दिया है। जब हमारे पास में डिपेंडेंट का एंडोर्समेंट आता है जिसमें इंडोर्समेंट में साइन होती है बेसिकली डिपेंडेंट की, और ये हमको रिटर्न भेजा है किसने? ऑफिसर ने ऑफ द फॉरेन कंट्री, तो हम मान के चलेंगे कि ये अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ है कि डिपेंडेंट को हमने सर्विस ऑफ समन्स कर दिया है। नाउ रूल 27 क्या बोलता है? अगर डिपेंडेंट जो है वो कोई सिविल पब्लिक ऑफिसर है या फिर सर्वेंट है रेलवे कंपनी का या किसी लोकल अथॉरिटी का, तो आपको सर्विस ऑफ समन्स आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू ही हम उनको सर्विस ऑफ समन्स करेंगे। अगर मान लीजिए डिपेंडेंट जो है रूल 28 के तहत इज अ सोल्जर और अ सेलर और एन एयरमैन, देन इन दैट केस जो भी उसका कमांडिंग ऑफिसर होगा उसके थ्रू हम सर्विस ऑफ समन्स करेंगे। ऑर्डर 29 रूल 2 क्या बोलता है? ऑर्डर 29 रूल 2 ये बोलता है कि अगर मान लीजिए डिपेंडेंट कॉर्पोरेशन है, देन इन दैट केस ये कॉर्पोरेशन का जो भी सेक्रेटरी होगा या फिर कोई भी डायरेक्टर या फिर कोई भी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर है उसके थ्रू हम सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। व्हाट डज ऑर्डर 30 सेज? ऑर्डर 30 सेज कि डिपेंडेंट जो है यदि पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, देन इन दैट केस आप उनमें से जो भी अदर पार्टनर्स हैं उनके थ्रू आप सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कंट्रोल हो या मैनेजमेंट जो देखता हो बेसिकली पार्टनरशिप बिजनेस का, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हो। नेक्स्ट इज अगर ऑर्डर 5 रूल 29 क्या कहता है कि जो भी पर्सन को हमने सर्विस ऑफ समन्स भेजा है, जो भी पर्सन को हमने सर्विस ऑफ समन्स भेजा है,
वो पर्टिकुलर पर्सन की ड्यूटी बनती है कि उसने उसको ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू होम द समन्स हैज बीन given for the purposes of delivering and for the purpose of serving, तो he is bound कि उसने क्या करना है, उसने एक्नॉलेजमेंट या एंडोर्समेंट ऑब्टेन करना है डिपेंडेंट से एंड अकॉर्डिंगली समन्स को रिटर्न करना है। इफ द सर्विस ऑफ समन्स इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द रीजन, अगर मान लीजिए सर्विस ऑफ समन्स जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी रीजन के लिए, then in that case it shall be returned to the issuing court with the reason stating to it कि these are the reasons जिसकी वजह से it became impossible to make the service of the summons to the person, and such a statement shall be the evidence of the non-service of the summons. Now let us see, अगर हमको सर्विस करना है फॉरेन समन्स का, then in that case the provision has been provided under section 29. Now the service of summons and the process which are issued, this can be issued by three kinds of the civil and the revenue courts. Now यहाँ पे हम बेसिकली सिविल मैटर कर रहे हैं, तो रेवेन्यू कोड हमने यहाँ पे क्यों बेसिकली अथॉरिटी चुनी है जिसके द्वारा हम सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं, उसके पीछे का रीजन ऐसा है कि रेवेन्यू कोड के अंतर्गत वो सारे मैटर्स होते हैं जिसमें कि डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर होती है, और डिफेंडेंट जब कभी भी प्रॉपर्टी खरीदता है देन इन दैट केस उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसकी जानकारी देनी पड़ती है पूरी, उसका नाम, प्रॉपर्टी उसने कहाँ खरीदी है, कितने में खरीदी है। तो सपोज इफ ऐसी सिचुएशन है वेर इन वी डू नॉट नो द डिफेंडेंट एड्रेस और बिकॉज द डिफेंडेंट इज रिसाइडिंग आउटसाइड, हम सिविल कोर्ट और वहाँ पे जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनकी मदद ले सकते हैं सर्विस ऑफ समन्स करने के लिए। नाउ लेट अस सी थ्री काइंड्स ऑफ सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स जो कि सिचुएटेड इन इंडिया बट उनके ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं होता, उन कोर्ट के थ्रू भी हम सर्विस ऑफ समन्स कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे कोर्ट जो कि सिचुएटेड है इंडिया के बाहर लेकिन जो कि एस्टैब्लिश हैं या फिर कंटिन्यूड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंतर्गत, उन कोर्ट के द्वारा भी हम सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोर्ट विच आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट टू विच द सीपीसी अप्लाइज, तो ये नॉर्मली वो कोर्ट है जो अभी तक हमने इतने सारे डिस्कस किए जिनके द्वारा हम सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। Now next is the summons and the other process issued by such court may be sent to the court in the territory to which this court extends and served as if they were summons issued by that court itself. Next is if there is no arrangement of mutual service of summons or process, अगर मान लीजिए कोई mutual service of summons या process का कोई arrangement नहीं है, then in that case what will happen if the witness समन्ड फेल टू अपीयर, अगर विटनेस जिसको हमने समन्स भेजा था अपीयर होने के लिए यदि वो फेल हो जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि म्यूचुअल सर्विस ऑफ समन्स या प्रोसेस नहीं हो पाया, देन इन दैट केस हमारे पास में और एक ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, कमीशंस अपॉइंट कर सकते हैं। ये कमीशंस जो भी हम अपॉइंट करेंगे सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी के तहत, ये कमीशंस वहां जाएंगे, विटनेसेस से एविडेंस लेंगे एंड अकॉर्डिंगली वुड सबमिट द विटनेस एविडेंस बिफोर द कोर्ट। तो दीज आर दी थिंग्स, क्योंकि जो विटनेसेस होते हैं इनको हम प्रोसेस को ओबे करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं, ओनली द डिपेंडेंट कुड बी आस्क्ड टू कम एंड अपीयर बिफोर द कोर्ट। So these was the things we have completed the topic of summons here today, and I hope you have understood the concept. Thank you for attending the session.